नमस्ते बच्चों। सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल में ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। विषय राजनीति विज्ञान, स्टैंडर्ड 12th। बच्चों, आज हम चुनाव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो हमारी किताब में लेसन नंबर 2 है। चुनाव किसे कहते हैं? चुनाव क्यों करवाए जाते हैं? चुनाव क्यों जरूरी है? वो समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम प्रास्ताविक चर्चा करेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी शतरंज खेला है? यदि उसमें काला घोड़ा ढाई घर चलने के बजाय सीधा चलने लगे तो क्या होगा? या क्रिकेट के खेल में यदि अंपायर न हो तो क्या होगा? प्रत्येक खेल में हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। उन नियमों को बदल दिया जाए तो खेल का परिणाम भी बदल जाएगा। इसी तरह प्रत्येक खेल में एक निष्पक्ष अंपायर होना चाहिए, जिसके निर्णयों को सभी खिलाड़ी स्वीकार कर लें। खेल शुरू करने से पहले ही हमें नियमों और अंपायर के बारे में सहमति बनानी पड़ेगी। जो खेल के बारे में सत्य है, वही चुनाव के बारे में भी सत्य है। चुनाव संपन्न कराने के भिन्न भिन्न नियम और व्यवस्थाएं हैं। चुनाव का परिणाम इस पर निर्भर करता है कि हमने कैसे नियम बनाए हैं। हमें चुनाव को निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए एक मशीनरी भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही निर्णय चुनावी राजनीति का खेल शुरू होने से पहले ही लिए जाने चाहिए। इसलिए इन्हें सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। चुनाव के बारे में इन मूलभूत निर्णयों को लोकतांत्रिक देश के संविधान में लिख दिया जाता है। इस लेसन में हम चुनाव प्रतिनिधित्व के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अपने संविधान में जिस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया गया है, हम उसके महत्व और चुनाव कराने की निष्पक्ष मशीनरी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के आशय पर प्रकाश डालेंगे। संविधान के प्रावधानों को संशोधित करने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, हम उन्हें भी देखेंगे। इसके साथ साथ चुनाव की विविध पद्धतियाँ, अपने देश की चुनाव व्यवस्था, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधानों का महत्व, चुनाव सुधार पर होने वाली चर्चा के बारे में भी चर्चा करेंगे। मित्रों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सभी लोकतांत्रिक देशों में सबसे अधिक मतदाता भारत में है। इतने विशाल देश और इतनी अधिक जनसंख्या वाले भारत में हमने प्रातिनिधिक लोकतंत्र को स्वीकार किया है। मतदाता अपने प्रतिनिधियों को मुक्त और न्यायपूर्ण चुनते हैं और उन्हें सत्ता की बागडोर
निश्चित समय के लिए सौंपे। इसलिए नियमित मानकों के आधार पर हमारे यहाँ चुनाव आयोजित किए जाते हैं। इसी प्रकार लोकतंत्र में प्रतिनिधियों की पसंदगी के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया चुनाव है। चुनाव के लिए अंग्रेजी में उपयोग आने वाला शब्द इलेक्शन ELECTION लैटिन भाषा के एलिगेरे ELIGERE एलिगेरे शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पसंद करना। क्या होता है? पसंद करना। अब चुनाव का महत्व के बारे में जानेंगे। स्वतंत्र, मुक्त और न्यायी चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला है। लोग चुनाव द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनकर शासन की बागडोर सौंपते हैं और यदि उनका शासन पसंद न हो तो चुनाव द्वारा उन्हें सत्ता से दूर भी कर सकते हैं। इस तरह चुनाव जैसे शासकों को पसंद करने का साधन है, वैसे उनको सत्ता से दूर करने का शांत और अहिंसक साधन भी है। लोकतांत्रिक शासन में लोग ही सर्वोपरि है। यह सिद्धांत चुनाव द्वारा ही स्थापित होता है। कोई वर्ग, जाति, लिंग या कौम नहीं, अधिक देश के लोग ही सर्वोपरि है। उनकी सम्मति से ही सरकार रचती है और परिवर्तन पाती है। चुनाव राजनीतिक शिक्षण का महत्वपूर्ण साधन है। चुनाव से पहले देश के समक्ष समस्याएं, चुनौतियां और इन सबका सामना किस तरह करना है, इस विषय में राजनीतिक दल, उम्मीदवार लोकमत के निर्माण की चर्चा करते हैं। इन सभी से लोग देश की समस्याओं से परिचित होते हैं। चुनाव लोगों को राजनीति में भागीदार बनने का महत्वपूर्ण माध्यम प्रदान करते हैं, तो साथ साथ वे लोगों की इच्छाओं, अपेक्षाओं को भी व्यक्त करते हैं। लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत लोग हैं। लोग शासकों को सत्ता या शासन सौंपते हैं और उसका माध्यम अर्थात चुनाव लोगों द्वारा पसंद हुए प्रतिनिधि ही शासन सत्ता भोग सकते हैं और कोई नहीं। इस प्रकार चुनाव लोकतंत्र को लोक स्वीकृति प्रदान करता है। इसके सिवाय अन्य शासन तंत्र जैसे कि सत्तावादी, तानाशाही, सैन्य तंत्र ऐसी लोक स्वीकृति नहीं रखते। इस दृष्टि से मुक्त और न्यायी चुनाव का जितना महत्व आंके उतना कम है। बच्चों, चुनाव का महत्व समझा। अब हम चुनाव के प्रकार के बारे में समझेंगे। चुनाव की दो पद्धतियां होती है, एक प्रत्यक्ष चुनाव, दूसरा परोक्ष चुनाव। तो बच्चों, प्रत्यक्ष चुनाव किसे कहेंगे? तो समझे, जब मतदाता अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, तब उस समय उस चुनाव पद्धति को प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति कहते हैं। विशेषकर लोकतंत्र में विधानमंडल के निचले सदन यानी कि लोकसभा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा ही चुने जाते हैं। भारत में लोकसभा, राज्यों की विधानसभा, ग्राम पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका में लोग प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं। दूसरा है परोक्ष चुनाव। जब मतदाता अपने दौर के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते, परंतु मतदान मंडल के सदस्य चुनते हैं और इन सदस्यों द्वारा पिछले पदाधिकारी या प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो उसे परोक्ष चुनाव
के रूप में पहचाना जाता है। सामान्य रूप से विधानमंडल के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा इसी पद्धति का उदाहरण है। आपने देखा होगा, मैंने 11th में भी आपको बताया था कि राज्यसभा का जो सभापति होता है और जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से सदन में जाते हैं। उनको कौन चुनता है? तो राज्य के विधानसभा के सदस्य। वैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव भी परोक्ष रूप से ही होता है। अब है वयस्क मताधिकार और चुनाव में भागीदारी। मित्रों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार अर्थात चुनाव में मतदान करने का नागरिकों का मताधिकार। यह अधिकार प्राप्त करने के लिए भूतकाल में भिन्न भिन्न देशों के नागरिकों ने लंबा संघर्ष किया है। पहले अधिकांश देशों में मर्यादित मात्रा में मताधिकार था। स्त्रियों को मताधिकार बहुत ही अधिक समय बाद प्राप्त हुआ। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार के भेदभाव जैसे शिक्षण, जाति, लिंग, धर्म, संपत्ति या जन्म स्थान के बिना सबको मताधिकार प्राप्त हुआ है। 18 साल, पहले 21 साल था, अब 18 साल है, या उससे अधिक उम्र वाले सभी नागरिकों को मताधिकार दिया गया है। इसलिए इसे सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ये 2 मार्क्स का प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आता है कि सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। हमारे जैसे समाज में जहाँ इतनी अधिक संख्या में लोग निरक्षर हो, गरीब हो, वहाँ सबको मताधिकार दिया गया है। यह वास्तव में अद्वितीय है। स्वतंत्र भारत के नागरिकों को मताधिकार प्राप्त करने के लिए विशेष संघर्ष नहीं करना पड़ा। संविधान की एक ही कलम से सभी नागरिकों को किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना मताधिकार प्राप्त हुआ है। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र को सही अर्थों में लोकाभिमुख बनाता है। सत्ता की अंतिम बागडोर नागरिकों के हाथों में होती है। सरकार की रचना और उसमें परिवर्तन के निर्णायक नागरिक होते हैं। ये यथार्थ है। अभी तक लोकसभा के 16 जीतने और राज्य विधानसभा तथा स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के असंख्य चुनावों में मतदान करके संविधान के निर्माताओं ने भारतीय मतदान में जो श्रद्धा रखी है उसे चरितार्थ किया है। मतदान करना एक अधिकार है, उसके प्रति नागरिकों का कर्तव्य भी है। यही सभी नागरिकों को याद रखना चाहिए। बच्चों, संविधान ने हमें 18 साल से मताधिकार तो दे दिया, लेकिन हमारी चुनाव में क्या भागीदारी होगी वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। आइए समझते हैं कि विविध राजनीतिक प्रवृत्तियों में लोग स्वैच्छिक रूप से शामिल होते हैं और भागीदार बनते हैं, जिसे सामान्य रूप से राजनीतिक भागीदारी कहते हैं। 1 मार्क्स का प्रश्न होता है, राजनीतिक भागीदारी किसे कहते हैं? तो फिर से, विविध राजनीतिक प्रवृत्तियों में लोग स्वैच्छिक रूप से शामिल होते हैं और भागीदार बनते हैं, जिसे सामान्य रूप से राजनीतिक भागीदारी कहते हैं। मनुष्य राजनीतिक प्राणी है। उसे जब कहे तब वह राजनीतिक विविध प्रवृत्तियों में भाग लेता है। यह अंतर्निहित है। राजनीतिक भागीदारी की ऊंची मात्रा राजनीतिक प्रथा की
लोक स्वीकृति की घोतक है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लोक भागीदारी पर आधारित होने से उसकी लोक स्वीकृति की मात्रा ऊंची होती है। लोक स्वीकृति की माप राजकीय भागीदारी से होने से तानाशाही को भी लोगों का समर्थन है, ऐसा व्यक्त करने का हमेशा प्रयास करते हैं। उदार लोकमत का एक मुख्य लक्षण है कि उसमें भागीदारी के विविध स्वरूप दिखाई देता है। चुनाव में मतदान करना यह ऐसा स्वरूप है जिसमें मतदाता समूह का बड़ा हिस्सा भाग लेता है। चुनाव प्रचार में भाग लेना, राजनीतिक दलों का सदस्य बनना, प्रचार सभाओं में हाजिरी देना, राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेना, ये सभी राजनीतिक भागीदारी के स्वरूप है। यहाँ हम भारत में चुनाव के संदर्भ में लोगों की भागीदारी की चर्चा करते हैं। अभी तक जो चुनाव में समाज के सभी वर्गों और विभागों में कम अधिक मात्रा में मतदान करके राजनीतिक भागीदारी उच्च मात्रा में प्रदर्शित की है। शहरी, ग्रामीण, स्त्री, पुरुष, गरीब, धनी सभी ने अच्छी मात्रा में मतदान करके भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान दिया है। चुनाव में औसत मतदान 60 से 65% के आसपास रहा है, जो भारतीय मतदाताओं की राजनीतिक जागृति का द्योतक है। बच्चों, अब हम मतदान को कौन से परिबल प्रभावकारक है जिससे लोग प्रभावित होके मतदान करने के लिए जाते हैं, प्रभावित होके राजकीय दल में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करते हैं, प्रभावित होकर राजकीय नेता को आगे रख के अपना काम करते हैं, राजकीय नेता के ऊपर विश्वास रखते हैं, दल के ऊपर विश्वास रखते हैं, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बोर्ड की एग्जाम में 5 मार्क्स का ये प्रश्न आता है, या तो अल्पकालीन कारक या तो दीर्घकालीन प्रभाव के कारक के बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले मतदान को प्रभावित करने वाले कारक में अल्पकालीन कारण। तो सबसे पहले आर्थिक कारण। चीज वस्तुओं के भाव में आया उछाल, बेरोजगारी, आत्महत्या, सड़क, बिजली, पानी की समस्याएं आदि चुनाव के समय इन मुद्दों पर जोरदार प्रचार किया जाए तो उसका प्रभाव चुनाव के परिणाम पर पड़ता है। आपने देखा होगा कि कभी भी पेट्रोल, डीजल, प्याज, गैस सिलेंडर, दूध, ऑयल, सोना, चांदी, कीमती चीज वस्तु, कोई भी कीमती चीज वस्तु के दाम अगर हाई हो जाते हैं तो तुरंत प्रतिपक्ष विपक्ष के लोग जाहिर मार्गों पर आके उसका विरोध प्रदर्शित करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं कि देखो इस सरकार में इतना दाम है, सरकार को गरीब की चिंता नहीं है, सरकार को मध्यम वर्ग की चिंता नहीं है। ऐसा कहकर लोगों के प्रति एक सहानुभूति लेने का काम करते हैं और लोकमत अपनी तरफ खींचे ऐसा प्रयास करते हैं। दूसरा, नेताओं का चुंबकीय व्यक्तित्व। नेताओं का आकर्षक, मोहक व्यक्तित्व, उनके व्यक्तित्व की छटा आदि चुनाव को प्रभावित करती है। 1952 से 1962 के दरमियान हुए चुनाव में पंडित नेहरू का व्यक्तित्व, 1971 में बांग्लादेश युद्ध में
सामने आया इंदिरा गांधी का नेतृत्व। 1984-85 में राजीव गांधी का युवा और मोहक व्यक्तित्व। 1998-99 में अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व और 2014 में नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की छटा और मोहक नेतृत्व आदि उसके दृष्टांत हैं। ऐसे व्यक्तित्व का प्रभाव अधिक समय तक नहीं रहता, यह भी पिछले कुछ चुनावों ने दर्शाया है। ज़्यादातर लोग राजकीय दल के लीडर कौन है, कैसे हैं, किस तरह कार्य करते हैं, इसके आधार पर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन पिछले कई चुनावों ने ऐसा दर्शाया है कि ये आकर्षक मोहक व्यक्तित्व ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता। आज नहीं तो कल पक्ष विपक्ष में और विपक्ष पक्ष में ये सदंतर निरंतर चलती प्रक्रिया है। दूसरा, चुनाव पूर्व की कुछ घटनाएं। कई बार चुनाव से पहले कुछ आकस्मिक घटनाएं घटती है जो चुनाव को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर 1971 और 1972 के चुनाव के समय बांग्लादेश के प्रश्न पर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध और उसमें भारत की जीत, आपातकाल के अपव्यय के कारण 1977 में कांग्रेस की हार, 1984 में इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या और कांग्रेस के पक्ष में उत्पन्न हुई सहानुभूति की लहर, 13वीं लोकसभा के चुनाव से पहले कारगिल युद्ध में जीत और उसका भाजपा को मिला लाभ, 2002 में गुजरात विधानसभा के चुनाव से पहले गोधरा घटना और उसके बाद बनी घटनाओं का चुनाव पर पड़ा असर आदि गिना जा सकता है। इसके बाद आपने देखा होगा कि चुनाव के ठीक 1 या 2 महीने पहले भारत पाकिस्तान की बात, हिंदू मुस्लिम की बात, अभी आपने आज ही अभी बिहार का चुनाव विधानसभा का आने वाला है, तो आज ही हमारे प्रधानमंत्री श्री ने बिहार को रेलवे गिफ्ट की कॉरिडोर बनाया। इसका असर चुनाव के ऊपर रहता है, लोग उसको याद करते हैं और स्वाभाविक तौर पर हमारी कोई भी मनुष्य है उसको पुराना ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहता, लेकिन वर्तमान में कैसी घटनाएं बनी हैं, कैसे क्रांतिकारी निर्णय लिए गए हैं, उस उन्माद में रहते हैं। फिर आप सबको मालूम ही है, सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में वही जाहिरात का सदंतर उपयोग करके लोगों के मानस के ऊपर फिट किया जाता है कि यही काम कर सकते हैं, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हम ही लोगों के प्रति जवाबदार हैं और हमारी सरकार ही काम करती है। परिणाम, जब मतदाता मत देने के लिए कुटीर में जाता है तो अगले दिन तक, 2 दिन तक जो भी उसने न्यूज़पेपर पढ़ा है, जाहिरात पढ़ी है, चुनाव में रैली देखी है, न्यूज़पेपर देखा है, किसी की बात सुनी है, वही दिमाग में उसके चलता रहता है। परिणाम जो प्रभावी होगा उसके ऊपर, यानी कि उस दल के ऊपर वो बटन दबा के मत दे देगा। यही होता है। अब बहुत महत्व का मुद्दा है संचार माध्यमों का प्रभाव। यही मैंने आपको बताया अभी कि चुनाव में संचार माध्यमों का प्रभाव
किस तरह लोगों के मानस पर असर करता है, वो भी हमें देखना है। चुनाव में लोकमत निर्माण में संचार माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, मोबाइल, सोशल मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन माध्यमों द्वारा होने वाला प्रचार चुनाव को प्रभावित करता है। चुनाव से पहले और मतदान के दिनों में होने वाली ओपिनियन पोल भी मतदाताओं को कभी कभार प्रभावित करते हैं। ये संचार माध्यम कभी राजनीतिक दलों के उपकरण भी बन जाते हैं। कभी चुनाव की घोषणाएं मतदाताओं को प्रभावित करती है। 2014 के लोकसभा आम चुनाव में सोशल मीडिया ने नरेंद्र मोदी की देश के एक उभरते नेता की छवि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन सब के उपरांत भारतीय मतदाताओं का मन टटोलना मुश्किल है। कई बार इन प्रचार माध्यमों और सर्वे के अनुमान को गलत साबित कर दिया है। आपने देखा होगा कि आज भी जैसे ही न्यूज़पेपर देखो, टीवी देखो, सोशल मीडिया देखो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम देखो, तुरंत ही राजनीतिक दल की कोई न कोई पोस्ट आ ही जाती है। हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, हमारे दिमाग पर सीधा उसका असर होता है और परिणाम क्या होता है? वो लोकमत निर्माण की प्रक्रिया बन जाता है। बच्चों, ये कारक जो हमने पढ़े मतदान के प्रभावित करने वाले, तो वो भी अल्पकालीन कारक है, थोड़े समय के लिए जो हमें प्रभावित कर देते हैं। फिर से बताता हूँ, आर्थिक कारक, नेताओं का चुंबकीय व्यक्तित्व, चुनाव की कुछ घटनाएं, संचार माध्यमों का प्रभाव। अब हम दीर्घकालीन प्रभाव के कारक पढ़ेंगे।